नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। आज की बड़ी खबरों को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। जहां बीजेपी एक तरफ लगातार विकास और राष्ट्रवाद की बात कर रही है तो वहीं विपक्ष मुद्दा विहीन नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह बीजेपी की घेरेबंदी उत्तर प्रदेश में की जाए, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो, लेकिन विपक्ष इसमें कामयाब होता नहीं दिख रहा। बताएंगे उत्तर प्रदेश की पूरी तासीर क्या कहती है और परमबीर सिंह की बात होगी जो एक बार फिर सामने आए 231 दिनों के बाद। आखिर 231 दिन कहां छिपे थे परमबीर, इस खबर की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या परमबीर सिंह से पूछताछ के बाद वसूली कांड के बड़े राज बेपर्दा होने जा रहे हैं? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार अपनी भाषा में, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को, इस पोल में हिस्सा लें। इस पोल का रिजल्ट हम आपको इस बुलेटिन के अंत में दिखाएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आज उस बड़ी खबर की, जो बड़ी खबर आज देखने को मिली जब जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे। और प्रधानमंत्री के इसी शिलान्यास की तस्वीर हम आपको दिखाएं। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। यहाँ पर लाखों लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ेगा। विकास की सौगात 22 में बनेगी बात। जेवर रनवे से उड़ान, विपक्ष क्यों परेशान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को सबसे बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट के पहले फेज का काम 2024 तक पूरा हो जाएगा। 2024 में इंटरनेशनल उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। यूपी की जनता को विकास की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज जेवर दुनिया के मैप पर अंकित हो गया है। आज इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार होने के बाद यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन जाएगा। पीएम ने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पश्चिमी यूपी की तस्वीर बदलने वाली। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। पीएम मोदी ने इस मौके पर सीएम योगी को कर्मयोगी बताते हुए उनके नेतृत्व में यूपी के विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश उत्तम सुविधा वाला प्रदेश बन गया है। आज यूपी मल्टीनेशनल कंपनियों के निवेश का सेंटर है। ये सब कुछ आज हमारे यूपी में हो रहा है। इसलिए ही आज देश और दुनिया के निवेशक कहते हैं, उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। पीएम मोदी से पहले जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से यहां के विकास को रफ्तार मिलेगी और रोजगार के लाखों अवसर भी पैदा होंगे। आने वाले समय में जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिनमें फिल्म सिटी के निर्माण, अप्रैल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और लॉजिस्टिक पार्क और हेरिटेज सिटी समेत वे तमाम योजनाएं यहां के लिए लागू होने जा रही हैं।
जो यहां पर लाखों लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ेगा। यूपी को लगातार मिल रही सौगातों से तय है कि पीएम मोदी ने 2022 को लेकर बीजेपी का एजेंडा सेट कर दिया है। बीजेपी विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुकी है। पीएम मोदी लगातार अपनी भाषणों में जहां सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं विकास को लेकर विपक्ष से सवाल भी पूछ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत माता की, भारत माता की। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने एजेंडा सेट कर दिया है, बात विकास और राष्ट्रवाद की होगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि चुनाव की तारीखों को देखते हुए ये इस तरह के शिलान्यास किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर चुनाव करीब ना होते तो शायद इतनी तेजी से शिलान्यास और उद्घाटन का सिलसिला ना चल रहा होता, क्योंकि विकास के काम पिछली सरकारों ने शुरू करवाए थे और फीता बीजेपी काट रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। आखिरकार सरकार के 10,000 करोड़ रुपए लगा करके जो एयरपोर्ट बना रहे हो, ये कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं बना करके बेचने की तैयारी हो? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारा मंत्र है। समाजवादी सरकार में दोबारा एनओसी के लिए मांग की गई थी, केवल जेवर एयरपोर्ट के लिए मांग नहीं की थी। फिरोजाबाद में हिरणगांव टूंडला में उसकी भी मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके जेवर के साथ साथ हिरणगांव टूंडला में एनओसी नहीं दिया। 2022 के लिए बीजेपी की उड़ान। जेवर को सौगात से विपक्ष परेशान। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास पर पूरी सियासत गर्म है। विपक्ष को डर सता रहा है कि रनवे की उड़ान से बीजेपी को सत्ता वाली सौगात न मिल जाए। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए विकास राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र नीति है। पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। जितनी भी एयरलाइंस जो चल रही हैं वो घाटे में हैं। आखिरकार सरकार के 10,000 करोड़ रुपए लगा करके जो एयरपोर्ट बना रहे हो, ये कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं बना करके बेचने की तैयारी हो? पीएम मोदी ने पूर्व की सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने पश्चिमी यूपी के विकास को नजरअंदाज किया, केवल अपना और अपने परिवार का विकास किया। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा। बहुत समय तक ये काम रुका पड़ा रहा। समाजवादी सरकार में दोबारा एनओसी के लिए मांग की गई थी, केवल जेवर एयरपोर्ट के लिए मांग नहीं की थी। फिरोजाबाद में हिरणगांव टूंडला में उसकी भी मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके जेवर के साथ साथ हिरणगांव टूंडला में एनओसी नहीं दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हिरणगांव फिरोजाबाद में जो एयरपोर्ट बनना था वो नहीं बन पाया। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। पहले सपा और अब भाजपा सरकार का कार्यकाल गुजरने के लगभग 1 दशक के बाद इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जबकि विकास के ऐसे कामों को समय से शुरू होकर पूरा भी हो जाना चाहिए था। किंतु अब चुनाव के समय इनकी नींव रखे जाने पर सरकार की नीति व नीयत पर शक उठना लाजमी है। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी की सौगातों से विपक्ष को आखिर इतना डर क्यों लग रहा है। 25 नवंबर को पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी। 25 अक्टूबर को पीएम मोदी ने 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ। 14 सितंबर को अलीगढ़ में पीएम ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन किया। 15 जुलाई को वाराणसी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सौगात दी। जेवर एयरपोर्ट पर अखिलेश से लेकर मायावती तक सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इनकी सरकारें थी तो इन्होंने ये सौगातें जनता को आखिर क्यों नहीं दी।
चुनावी मौसम में बीजेपी जिस रफ्तार से जनता को सौगातें बांट रही है, विपक्ष को डर लग रहा है कि कई सौगातों के एवज में जनता बीजेपी पर वोटों की बारिश न कर दे और बीजेपी यूपी की फिर सरताज न बन बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का शिलान्यास कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के तेवर भी सख्त नजर आए। आज उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिठास की बातचीत की। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो गन्ने की मिठास के लिए जाना जाता था, उसे विपक्ष ने बदनाम करने की कोशिश की। जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बीजेपी से ये कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर लें कि मैं किसका एजेंट हूं। यूपी में राष्ट्रवाद बनाम जिन्नावाद, बांटने वाली सियासत से मिलेंगे वोट। यूपी के सियासी संग्राम में राष्ट्रवाद बनाम जिन्नावाद की लड़ाई जारी है। जहां बीजेपी राष्ट्रवाद का झंडा उठाए है, वहीं समाजवादी पार्टी जिन्ना का मुद्दा चुनाव में उछाल रही है। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात के मौके पर सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी के गन्ने की मिठास का जिक्र करते हुए जिन्ना की अगुवाई पर निशाना साधा। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले जिन्ना की तुलना सरदार पटेल के साथ की थी और उन्हें आजादी का नायक भी बताया था। अखिलेश के इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सख्त ऐतराज जताया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बंटवारे के लिए जिम्मेदार जिन्ना को यूपी की सियासत में लाने की क्या जरूरत थी। यह समाजवादी पार्टी के लोगों को मंजूर होगा। चुनाव आते ही उन्होंने कहा, पता नहीं कहां से, किस बोतल से जिन्ना का जिंदे निकालकर बाहर कर दिया। क्या जरूरत थी इस चुनाव में जिन्ना को लाने की? लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने जिन्ना को लाकर खड़ा कर दिया। हमारे भारत के विभाजन के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है, उसको हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाकर खड़ा करने की क्या जरूरत थी? मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं। जिन्ना के साथ साथ यूपी की सियासत में सीए और एनआरसी को वापस करने की पुरजोर मांग ओवैसी उठा रहे हैं। इस पर सीएम योगी ने ओवैसी पर तंज करते हुए कहा था कि वो समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं और वो भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की सरकार ऐसा नहीं होने देगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी का एजेंट है। समाजवादी पार्टी बोलती कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस बोलती कि ओवैसी फुला का बी टीम है। मैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से ये कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर लें कि मैं किसका एजेंट हूं। 2022 को लेकर यूपी का सियासी पारा अभी से चलता नजर आ रहा है। जिन्ना से लेकर सीए की वापसी को मुद्दा बनाया जा रहा है।
विपक्ष मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर सियासी समीकरण बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब देखना यह है कि जिन्नावाद की सियासत को जनता वोट के जरिए कैसे चोट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं परमबीर सिंह की। परमबीर सिंह का पैंतरा आखिरकार 231 दिनों के बाद फेल हो ही गया। परमबीर बताएगा वसूली कांड का सच। दो 231 दिन से फरार परमबीर हुआ हाजिर। आरोपों के तीर, गिरफ्तार होगा परमबीर। 100 करोड़ के वसूली कांड के आरोपों में घिरे मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आखिरकार अपने चेहरे से नकाब हटा ही लिया। 231 दिन से फरार चल रहे परमबीर आज मुंबई के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश हुए। कल परमबीर के चंडीगढ़ में होने का पता चला था। आज चंडीगढ़ से सीधे मुंबई और उसके बाद परमबीर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक परमबीर सिंह लगभग 8 महीने लापता रहने के बाद आज सुबह 10:57 पर मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुए। सुबह 11:05 पर वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर रवाना हो गए, जबकि सुबह 11:16 पर परमबीर सिंह क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मौजूद थे। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर के वकील को कोर्ट में फटकार लगाते हुए पेश होने को कहा था। हालांकि जांच में सहयोग के आधार पर गिरफ्तारी से राहत भी दी थी। कोर्ट ने 30 दिन के अंदर परमबीर को हाजिर होने को कहा था। वसूली कांड को लेकर परमबीर सिंह पर मुंबई में 5 केस दर्ज हैं। अब जब परमबीर सिंह ने लुका छिपी के खेल को खत्म कर दिया है, तो आज क्राइम ब्रांच के दफ्तर में परमबीर से 7 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब किए गए। तो आखिरकार परमबीर सिंह सामने आ गए। लेकिन आज के कू के सवाल की बात करते हैं। कू का सवाल था कि क्या परमबीर सिंह से क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद वसूली कांड के बड़े राज बेपरता होंगे? बता दें आपको, इसका जवाब हमारे पास आया है। जवाब है 85% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 15% लोगों ने ना में जवाब दिया है। यानी देश मानता है कि कुछ बड़े राज खुल सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।